चुप कर तो सही बना देना और क्या कुछ नहीं सही होता है ना मेरा तो नहीं दिल करता इसको सपोर्ट के आप भी किसी को ऐसे सब सारी इस तरह हम इस भैया के सर पे नहीं लगाया हुआ मैडम आप ये पॉलिसी जारी करें कि जो लेक्चर ले लेते हैं ना ब्राय मेहरबानी उस सेटअप से बाहर निकल जाए। ठीक है नहीं या तो हाँ मैं भैया को कहा करूंगी मेरी बात सुन जी मैडम उन्हें अपना ही यूज करना है तो उनको किसी रूम में बिठा दो ठीक है हाँ जी जिन्होंने अपना करना उन्हें के वो लादा बैठे हाँ तो जिन्होंने उधर करना है वो उधर करना जी ठीक हो गया हम उनकी वजह से जाते नहीं कि वो बदतमीजी शुरू कर देती है बदतमीजी सारे उधर खाने होती है सारी किसी से बदतमीजी नहीं हुई तेरे बदतमीजी मैं देखने आई अस्सलाम वालेकुम क्लास कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक है सब। अच्छा हम लोगों का जो रिमेनिंग लेक्चर था वो आपका हेल्थ असेसमेंट का उसको हम कंप्लीट करेंगे ठीक है। तो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में कल बात कर रहे थे इंस्पेक्शन की ऐसे ही है। आप लोग सब अपनी मुझे अटेंडेंस एक दफा मार्क करवा दें आपका लेक्चर अपलोड हो रहा है फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल एग्जामिनेशन।
बच्चे कम क्यों है? सब लोग प्रेजेंट हो जाएं क्लास। इतनी कम स्ट्रेंथ है आपकी, अब मैं आप लोगों की एब्सेंट लगाऊंगी फिर। सब लोग प्लीज प्रेजेंट हो जाए। हम लोगों ने स्टार्ट करना है इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन में हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, डीप पैल्पेशन एंड सुपरफिशियल पैल्पेशन, ठीक है। तो हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। आप लोग सब लोग ठीक ठाक हैं? क्लास सब लोग अच्छे से हैं? आजकल जो है वो गैस्ट्रो बहुत कॉमन है, आप जो है वो एहतियात करें, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, पानी जो है वो साफ सुथरा पिए, खाना साफ सुथरा खाएं, सही है। तो आज मुझे भी बड़ा मसला हुआ है ये पानी की वजह से, तो मेरी भी तबीयत थोड़ी सी जो है वो आज इसी वजह से ठीक नहीं है। लिहाजा आप लोग सब अपना बी केयरफुल, अपना जो है वो खाने पीने का जो है वो ध्यान रखें, क्योंकि एकदम से जब इलेक्ट्रोलाइट्स फॉल करते हैं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अच्छा, हम लोग बस अरूज, मुझे भी थोड़ा सा कह लें गैस्ट्रो का मसला हुआ है, लेकिन ये है कि अब मेडिसिन ली है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि आजकल सीजनल है, लिहाजा मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी केयर खुद करें, अपना ख्याल जो है वो खुद रखें। हाँ, तो आज मैं थोड़ा सा स्लो अगर बोलूँ तो समझ जाइएगा कि थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मैं डिलीवर करूँगी इंशाल्लाह कंटेंट, आप लोगों ने समझना है। सो पैल्पेशन की हम लोग बात कर रहे थे, हमने बात की थी बेसिक पैल्पेशन एंड बेसिक पैल्पेशन हो गया था, ये हमने प्रोसीजर पढ़ना था। सरफेसेस ऑफ द हैंड, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एक डॉर्सम एरिया होता है और एक पामर एरिया होता है, ठीक है। डॉर्सम और पामर दोनों जो है वो हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। कहता है योर हैंड्स आर द टूल यूज टू परफॉर्म द पैल्पेशन प्रोसेस, ठीक है। हैंड जो होते हैं वो पैल्पेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट सेक्शन जो होते हैं हैंड्स के आर बेस्ट यूज फॉर असेसिंग सर्टेन एरियाज ऑफ द बॉडी। सर्टेन एरियाज ऑफ द बॉडी को असेस करने के लिए हम लोग हैंड्स यूज करते हैं। डॉर्सम हैंड वो कहता है इज मोर सेंसिटिव टेम्परेचर चेंजेस इन द बॉडी, thus it is more accurate to place the dorsum of the hand on the patient's forehead to assess the body temperature than it is to use the palmar surface of the hand, ठीक है। पहले आपने डॉर्सम एरिया यूज करना होता है और फिर आपने पामर एरिया। The palmar surface of the fingers at the metacarpophalangeal joints, the ball of the hand and the ulnar surface of the hand best discriminate vibrations, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको हम डिफरेंस कर लेते हैं इन वाइब्रेशंस का, सच एज कार्डियक थ्रिल एंड फर्माइटस, जिसमें कार्डियक थ्रिल्स और फर्माइटस आ जाता है। द फिंगर पैड्स आर द पोर्शन ऑफ द हैंड यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन पैल्पेशन। ज्यादातर जो फिंगर पैड्स होते हैं वो पैल्पेशन के लिए यूज होते हैं। फिंगर पैड्स जो होता है वो यूजफुल होता है स्किन को असेस करने के लिए, मॉइस्चर को, टेक्सचर को, ठीक है, और ये देखने के लिए कि किसी किस्म का कोई मैस, पल्सेशन, एडिमा, शेप, साइज, उसकी पोजीशन, मोबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑर्गन। ये मैंने आपको कल बताया था कि डॉर्सम एरिया होता है और एक पामर एरिया होता है। डॉर्सम एरिया जो होता है वो बैक ऑफ द हैंड होती है, जो कि आपकी टेम्परेचर सर्फेसिस को मेजर करने के लिए यूज होती है, और जो आपका पामर एरिया होता है वो आपकी पाम की सर्फेसिस को देखने के लिए, इंटरनल साइड से बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए जो है वो यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। अ गुड रूल ऑफ थंब टू फॉलो व्हेन सीक्वेंसिंग असेसमेंट प्रोसीजर इज टू प्रोग्रेस फ्रॉम द लीस्ट इंट्रूसिव टू मोस्ट इंट्रूसिव, यानी कि हम ज्यादा इम्पोर्टेंट से कम इम्पोर्टेंट की तरफ जो है वो बात करते हैं, ठीक है।
हम लीस्ट मतलब कि जो ज़्यादा हिस्से ज़रूरी होते हैं असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उससे बात करते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, और असेसमेंट हमने कहा था कि हमने पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं करना, उसको कंफर्ट जोन में रखना है, उसको एंजाइटी और इन चीज़ों से फ्री रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि पेशेंट को आपने तंग करना है और तंग करके आपने जो है वो बात करनी। बाद हम कह रहे थे कि ये डिस्कम्फर्ट कॉज करता है और जिससे एंजाइटी, फीवर, फियर, मस्ट परफॉर्म लास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एब्डोमेन होता है उसको आपने सबसे लास्ट पे जो है उसका एग्जामिनेशन करना होता है। वो इस वजह से कि जो एब्डोमेन है उसमें ये याद रखें आपके क्या कहते हैं, उसमें होती हैं खास किस्म की बावल साउंड्स होती हैं। ठीक है, जब आप उसको टैप करते हो, पेल्पेट करते हो या ऑस्कल्टेट करते हो, तो ये सब करने से वो सारी की सारी साउंड जो है वो खराब हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको चाहिए होता है कि आप एब्डोमेन को सबसे एंड पे करें, यानी कि अब एब्डोमेन जो है वो सबसे पहले ऑस्कल्टेट इंस्पेक्ट होता है, ऑस्कल्टेट होता है, परकशन होती है एंड पैल्पेशन होती है। In the pediatric patient, the assessment of the ears and throat is usually performed last because these are the most uncomfortable for the child and may cause crying। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों का कान या गला चेक करना होता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्राई करना शुरू कर देता है या परेशान हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो सबसे हम लास्ट पे रखते हैं ताकि बच्चे को जो है, जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उसमें एक फियर या थ्रेट क्रिएट ना हो। ठीक है, रिमेंबर टू ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग पल्पेशन। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को हाथ से जाने नहीं देना जब आपने पल्पेशन को परफॉर्म कर रहे हो ना। ठीक है, मतलब आपने जो भी आपको एक स्टैंडर्ड चीज बताई हुई है आपने उसको नहीं हाथ से जाने देना। ठीक है, उसके बाद स्किन के ऊपर किसी किस्म की लीयंस और क्या कहते हैं उसको जब चेक करना है तो आपने ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, अपनी जब आपने पेशेंट की रेक्टम को या उसके माउथ को चेक करना है तो खास किस्म की लैसिरेशन या लीयंस निकलती हैं तो आपने उसके बारे में केयरफुल रहना है ताकि किसी किस्म की लैसिरेशन आपको इन्फेक्ट ना करे। टाइप्स ऑफ पल्पेशन में कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ पल्पेशन है, कल भी बताया था, लाइट एंड डीप पल्पेशन। लाइट पल्पेशन जो होता है ज्यादातर वो लाइट हमारी रोजमर्रा की रूटीन में, डीप पल्पेशन जो होती है वो हमेशा लाइट पल्पेशन के बाद की जाती है। ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि लाइट पल्पेशन जो होती है वो कहता है वो सुपरफिशियल होती है, डेलिकेट सी होती है और जेंटल होती है। लाइट पल्पेशन में फिंगर पैड्स यूज होती हैं इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए पेशेंट के स्किन सरफेस से, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम जस्ट और सिर्फ उसको पिंच कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर से नीचे नहीं हम कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लाइट पल्पेशन रिवील्स इंफॉर्मेशन ऑन स्किन टेक्सचर एंड मॉइस्चर, ओवर्ट लार्ज और सुपरफिशियल मैसेज एंड फ्लूइड मसल्स, गार्डिंग एंड सुपरफिशियल टेंडरनेस। ठीक है, सुपरफिशियल टेंडरनेस को चेक करने के लिए, गार्डनिंग को चेक करने के लिए, ठीक है, और मैसेज को चेक करने के लिए किसी किस्म के हम लोग लाइट पल्पेशन यूज करते हैं।
लाइट पल्पेशन को करने के लिए कहता है कि कीपिंग द फिंगर्स ऑफ योर डोमिनेंट हैंड टुगेदर। आप क्या करते हो कि अपनी डोमिनेंट हैंड की फिंगर्स को इकट्ठा करते हो, फिंगर पैड को बनाते हो और लाइटली लाइटली जिस स्किन के ऊपर आपने जहां से आपने चीजों को पल्पेट करना होता है उसको पल्पेट करते हो। हैंड्स एंड फोर आर्म विल बी ऑन प्लेन पैरेलल टू द एरिया बीइंग असेस्ड। ठीक है, आपके हैंड्स और फोर आर्म जो है वो आपके पैरेलल होने चाहिए और आपने स्किन को तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक बिल्कुल लाइट वे में उसके बाद कहता है कीपिंग द फिंगर पैड्स ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर रखना होता है। लेट्स द डिप्रेस्ड बॉडी सरफेस रीबाउंड इट्स नेचुरल पोजीशन। आपने उसको प्रेस करना होता है और दोबारा से रीबाउंड टेंडरनेस करनी होती है। इफ द पेशेंट इज टिकलिश, ठीक है, लिफ्ट द हैंड ऑफ द स्किन बिफोर रिमूविंग इट टू अनदर। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो बिल्कुल लीन सा है, कमजोर सा है, तो तब भी आपने जो है वो उसको एक हाथ से उठाना है और एक साइड की आपने असेसमेंट करनी है और फिर दूसरी साइड की असेसमेंट करनी है। उसके बाद कहते हैं यूजिंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच मूविंग दी फिंगर्स टू एन एडजेसेंट एरिया एंड रिपीट द प्रोसेस। और इसी तरह से आपने एक जगह की असेसमेंट करते हुए दूसरी जगह पे जाना है, राइट साइड की करते हुए लेफ्ट साइड पे जाना है और लेफ्ट साइड की करते हुए आपने राइट पे जाना है। उसके बाद कंटिन्यू टू मूव द फिंगर पैड until the entire area being examined has been palpated। ठीक है, आपने इंटायर एरिया को पल्पेट करना है यहाँ तक कि आप क्या करें कि मतलब कि आप पल्पेट करते जाए और इंटायर एरिया आपका जो है वो एग्जामिन हो जाए। The patient has complained of tenderness in any area, palpate this area last। ठीक है, अगर पेशेंट को किसी किस्म की कोई टेंडरनेस है तो आपने वो वाला एरिया उसके सबसे लास्ट पे पल्पेट करना। उसकी वजह ये होती है कि पेशेंट को जहाँ पे दर्द होती है अगर उस एरिया को छोड़ के आप बाकी नॉर्मल एरिया को छोड़ के अगर दर्द वाले एरिया को पल्पेट करना शुरू कर देंगे तो वो दर्द की वजह से बाकी हिस्सों की भी आपको फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाएगा। Deep palpation can reveal information about the position of the organs and masses। ठीक है, ऑर्गन और मैसेज के बारे में बताती है एज वेल एज देयर साइज, शेप, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड एरिया ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इसके अलावा वो उसकी साइज बताती है, शेप, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड एरिया ऑफ डिस्कम्फर्ट। डीप palpation uses the hands to explore the body's internal structure to a depth of 4 to 5 सेंटीमीटर or more। और डीप पल्पेशन जो है वो आपको बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 4 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ में जाके उसको पेनिट्रेट करके पल्पेट करके देखना है। दिस टेक्निक इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर द एब्डोमिनल एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव असेसमेंट। और ज़्यादातर हम ये टेक्निक जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव असेसमेंट के अंदर यूज करते हैं, उनके उन ऑर्गन्स की। ये देखें, आपका जो है वो डोमिनेंट हैंड जो है वो नीचे है और नॉन डोमिनेंट हैंड आपका ऊपर है और आपने फिंगर पैड से प्रेशर अप्लाई किया हुआ है और जिस ऑर्गन की आपने करनी है असेसमेंट उसको आप क्या करके देख रहे हो, पल्पेट करके देख रहे हो, प्रेशर अप्लाई करके देख रहे हो। लेकिन क्योंकि ये एब्डोमेन के ऊपर है तो आपने ये केयरफुल रहना है कि आपने यहाँ पे ऑस्कल्टेशन पहले करनी है, बाद में परकशन पल्पेशन वगैरह करनी है, क्योंकि अदरवाइज जो है वो बाउल साउंड आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये डीप पल्पेशन है कि एक साइड से आपने उसका जो ऑर्गन है उसको अपलिफ्ट करना है टू और बाय मैनुअली होती है वैसे भी और वन हैंड भी हो सकती है। सो यूजुअली नॉट इंडिकेटेड इन क्लाइंट्स हु हैव एक्यूट एब्डोमिनल पेन, और जिनको एक्यूट एब्डोमिनल पेन होती है उनको इस चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, और पेन दैट इज नॉट येट डायग्नोज, और किसी भी किस्म की ऐसी पेन जो कि अभी डायग्नोज ना हुई हो। आगे आ जाते हैं परकशन। कहता है परकशन इज द टेक्निक ऑफ स्ट्राइकिंग वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अनदर टू कॉज वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे जब हम एक किसी भी दो
थिंग्स को हम आपस में मारते हैं, आपस में उनको स्ट्राइक करवाते हैं, आपस में उनका टकराव करवाते हैं, तो उससे उन दोनों के अगेंस्ट जो वाइब्रेशन साउंड्स पैदा होगी उनको हम परकशन कहेंगे। कहते हैं द डेंसिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स बताती है। दीज साउंड्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग। अहमद, तुमने पीछे से बंद। उसके बाद कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्लूइड एंड सॉलिड कैन बी कंफर्म एज एन ऑर्गन साइज शेप एंड पोजीशन। ठीक है, हम उसके हिसाब से तलपेट करने के बाद उसके अंदर एयर को देखते हैं, उसके साइज को देखते हैं, मैस को देखते हैं, शेप को देखते हैं और उस ऑर्गन की पोजीशन को देखते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद हमें अंदाजा होता है कि हमने जिस चीज के एग्जामिन किया उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। परकशन साउंड कैन बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंसिटी। अब जितनी ज्यादा आवाज तेज होगी, ज्यादा ड्यूरेशन, इक्वेशन हाई होगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा। इसी तरह से और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, इट इज आल्सो एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब कोई भी साउंड कितनी वो है सॉफ्ट है या कितनी जो है वो ब्रिटल है, ये उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर साउंड तेज होगी तो उसकी एम्पलीफिकेशन जो है वो ज्यादा होगी, और अगर साउंड जो है वो तेज नहीं होगी तो उसकी एम्पलीफिकेशन कम होगी। सो ड्यूरेशन ऑफ द वो आपको बताती है पिच के कॉन्सेप्ट को। इवन एलिसिटेड फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द पिच। ठीक है, बनती है और द हाईनेस और द लोनेस ऑफ द साउंड्स। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन अ साइकिल पर सेकंड। ठीक है, उसको सीपीएस बोलते हैं और हर्ट्ज बोलते हैं। मोर रैपिडली कंसर्निंग वाइब्रेशन हैव ए पिच दैट ऑफ स्लोअर वाइब्रेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मतलब ये हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकंड में मेजर की जाती हैं, और इनकी पिच के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इनकी वाइब्रेशन कितनी स्लो है या फास्ट है। क्वालिटी जो होती है साउंड की इज इन इट्स टिम्बर। ठीक है, और हाउ वन परसीव इट म्यूजिकली। ठीक है, यानी कि वो म्यूजिकली जो है उसकी साउंड जो है वो कैसी है, ये इस पर डिपेंड कर रहा होता है। लोकेशन ऑफ द साउंड रेफर्स टू द एरिया वेयर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हर्ड। इट इज हायर देन दैट ऑफ द स्लोअर वाइब्रेशन। उसके बाद ये आपके पास आ जाती है परकशन साउंड्स। डिफरेंट तरह की परकशन साउंड्स है। रेजोनेंस है, हाइपर रेजोनेंस है एंड टेम्पेनियन। रेजोनेंस होती है एक हॉलो साउंड, और जो आपकी हाइपर रेजोनेंस होती है वो होती है एक बूमिंग साउंड। टेम्पेनी जो होती है वो आपकी म्यूजिकल साउंड होती है। A musical sound or the drum sound like that produced by the stomach. Dullness जो होती है कहता है sounds produced by dense structure such as liver and enlarged spleen or full bladder. ठीक है, ये आपको enlarged spleen से, liver से और full bladder से होती है। रिफ्रेश करें आप। तलहा मुझे तो शो हो रही है, आप अपने इंटरनेट को रिफ्रेश करें। आप अपने, मुझे तो बिल्कुल शो हो रही है। आगे है, कहता है साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डेंस स्ट्रक्चर, लिवर एंड एनलार्ज स्प्लीन और फुल ब्लैडर। फ्लैटनेस में आ जाता है एक्सट्रीमली डलनेस साउंड लाइक प्रोड्यूस्ड बाय वेरी dense structure, muscle or bone.
मसल और बोन से ये प्रोड्यूस होती है। टाइप्स ऑफ परकशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परकशन टेक्निक। उसमें आ जाता है आपके पास इमीडिएट, मीडिएट, डायरेक्ट फिस्ट परकशन, इनडायरेक्ट फिस्ट परकशन। ठीक है, रिफ्रेश करके देखें, हो जाती है। डायरेक्ट या इमीडिएट परकशन कहते हैं, इमीडिएट और डायरेक्ट परकशन इज स्ट्राइकिंग ऑफ एन एरिया ऑफ द बॉडी डायरेक्टली। जब हम किसी भी लिवर को, स्प्लीन को, गॉल ब्लैडर को डायरेक्टली हिट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट परकस कर रहे हैं। टू परफॉर्म इमीडिएट परकशन, नंबर 1, spread the index or the middle finger of the dominant hand slightly from the rest of the finger। आपने क्या करना है कि जो डोमिनेंट हैंड की आपकी फिंगर है जिससे आपने टैपिंग करनी है उसको बाकी उंगलियों से आपने अलग कर लेना है। मेक ए लाइट टैपिंग मोशन विद द फिंगर पैड ऑफ द इंडेक्स फिंगर अगेंस्ट द बॉडी पार्ट बीइंग परकस्ड। अब बॉडी के जिस हिस्से को आपने परकस करना है, आपने उस फिंगर से स्लोली क्या करना है, उस ऑर्गन को टैप करना है। ठीक है, यानी उसको नॉक करना है। उसके बाद कहते हैं नॉट वर्ड साउंड इज प्रोड्यूस। उसके बाद एक खास किस्म की साउंड प्रोड्यूस होगी, आप उसको नोट कर लेना है। इमीडिएट परकशन, साइनसिस की परकशन वो कर रही है कि उसने अपने डोमिनेंट हैंड की फिंगर के फिंगर पैड से वहां पे पल्पेट किया हल्का सा और फिर छोड़ा और फिर पल्पेट किया। ठीक है, उसके बाद कहता है मेडिएट परकशन इज आल्सो रेफर टू एज द इनडायरेक्ट परकशन। मीडिएट परकशन को हम इनडायरेक्ट परकशन भी कहते हैं। दिस इज अ स्किल दैट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस टू डेवलप एंड टू इफेक्टिव एंड टू यूज इफेक्टिवली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफेक्टिवली यूज करने के लिए। फॉलो दी स्टेप्स टू परफॉर्म मेडिएट परकशन, और इन हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं परकशन को मेडिएट करने के लिए। इसमें क्या है, प्लेस योर नॉन डोमिनेंट हैंड ओवर द बॉडी सर्फेस pressing firmly with your middle finger, then place your dominant hand over it, flexing the wrist of your dominant hand, उसके बाद कहता है टैप द मिडल फिंगर ऑफ योर नॉन डोमिनेंट हैंड विद द मिडल फिंगर ऑफ योर डोमिनेंट हैंड। वही जो मैंने आपको बी इमेज में दिखाया कि आपने डोमिनेंट हैंड की फिंगर को नीचे रख के ऊपर नॉन डोमिनेंट हैंड की फिंगर से आपने उसको टैप कर लेना है। Do not your entire hand on the body surface because this dampens the sound। अगर आपने पूरा हाथ जाके जिस्म पे रख दिया या पकड़ लिया तो इट मीन्स कि आपने बाकी साउंड को भी डैम्पन कर दिया। Keep only your middle finger on the body surface and hyperextended at is you percuss। Tap lightly and quickly removing your top after each tap। ठीक है, और आपने क्या करना है, उसको स्लोली और क्विकली रिमूव कर लेना है। ये देखें टाइप्स ऑफ परकशन। इनडायरेक्ट परकशन आप देख रहे हैं कि एक हाथ आपने नीचे रखा और दूसरे की मिडल फिंगर के साथ के इंटरफ्लेंजियल कॉर्पसल जॉइंट के ऊपर आपने उसको टैप करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसने क्या बताया है, इनडायरेक्ट परकशन using the fingers of the one hand to tap the finger of the other hand। फ्लेक्सर में आ जाता है स्ट्राइक द फिंगर ऑफ द एग्जामिनर्स अदर हैंड which is in contact with the body surface being percussed। Fleximeter, the middle finger of the non-dominant hand is prominent। आगे आ जाती है डायरेक्ट फिस्ट परकशन। डायरेक्ट फिस्ट परकशन में कहता है इज यूज टू असेस द प्रेजेंस ऑफ द टेंडरनेस एंड पेन इन द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जब हमने क्या देखा, पेन है, तो उस टाइम पे जो हमने परकशन की वो डायरेक्ट परकशन आ गई। जैसे लिवर की, किडनी की। टू परफॉर्म डायरेक्ट परकशन फर्स्ट परकशन, पहली परकशन थी वो कब है आपकी,
It is performed in the following manner. Number 1, place the palmar side of the non-dominant hand. अब आपका लेफ्ट साइड का नॉन डोमिनेंट है या राइट साइड का नॉन डोमिनेंट है, ये आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है। और नॉन डोमिनेंट हैंड के ऊपर आपने स्किन सरफेस के ऊपर उसको रखना है। प्लेस द फिंगर्स एडजेसेंट टू वन अनदर एंड इन straight alignment with the palm. Drawn up the dominant hand into a closed fist with the ulnar aspect of the closed fist. Use moderate intensity to hit the outstretched non-dominant hand on the dorsum side. ठीक है, ये देखें, ये जब आप करीब आएंगे, फिजिकली आएंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। और अभी आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं कि आपने नॉन डोमिनेंट हैंड को बंद करके उसकी फिस्ट बनानी है और डोमिनेंट हैंड को आपने ऊपर रखना है, जिस चीज की आपने, जिस ऑर्गन की आपने परकशन करनी है, और उसके ऊपर आपने स्लोली टैप करवाना है। ठीक है, आगे आ जाता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन इज द एक्ट ऑफ एक्टिव लिस्निंग टू द बॉडी ऑर्गन्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट क्लिनिकल फीचर। पेशेंट के क्लिनिकल फीचर को मेजर करने के लिए। ऑस्कल्टेशन इंक्लूड लिसनिंग टू साउंड्स दैट आर वॉलंटरीली एंड इनवॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, जो कि बॉडी से इनवॉलंटरी और वॉलंटरी तौर पे हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। और डीप इंस्पिरेशन अ पेशेंट टेक्स विद द lung assessment illustrative voluntary sound. Heart sounds illustrate involuntary sounds. A quiet environment is very necessary for auscultation. उसके बाद आ जाती है डायरेक्ट और इमीडिएट ऑस्कल्टेशन। डायरेक्ट और इमीडिएट ऑस्कल्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग विद द अनएडेड ईयर। मिसाल के तौर पे हम स्टेथोस्कोप लगा के नहीं ऑस्कल्टेट करते। दिस कैन इंक्लूड लिसनिंग टू द पेशेंट फ्रॉम सम डिस्टेंस अवे और प्लेसिंग द ईयर डायरेक्टली ऑन द पेशेंट स्किन सरफेस। यानी पेशेंट की स्किन सरफेस के साथ पूरा लगा के सुनना जो है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट और इमीडिएट ऑस्कल्टेशन। एन एग्जांपल ऑफ इमीडिएट ऑस्कल्टेशन इज द व्हीजिंग दैट इज ऑडिबल टू अनअसिस्टेड ईयर इन ए पर्सन हैविंग सीवियर एस्थमा अटैक। सीवियर एस्थमा के अटैक में हमें ये चीज सुनाई देती है। बेटा राबिया, ये मैं अपलोड कर दूंगी, आप टेंशन ना लें, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं हो रही शो तो इसका मतलब कि पीछे से कोई इशू है। हम सिर्फ ऑस्कल्टेशन तक रखते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको स्लाइड्स का भी इशू आ रहा है। सो इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन विद स्टेथोस्कोप योर एबिलिटी टू हियर इज अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ द स्टेथोस्कोप। कहते हैं आपकी जो एबिलिटी है वो इनहिबिट हो सकती है बाय द क्वालिटी ऑफ द स्टेथोस्कोप, कि अगर स्टेथोस्कोप भी अच्छा हो और आप जो है वो ऑस्कल्टेट करना चाह रहे हो, लेकिन इसकी वजह से आप ऑस्कल्टेट नहीं कर पाते। असेसमेंट टेक्निक ऑस्कल्टेशन, लिसनिंग टू द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। इंस्ट्रूमेंट में स्टेथोस्कोप आ जाता है, ये जो आपने देख रहे हैं बल्ब सा वाइट कलर का। दूसरा डायफ्राम आ जाता है, इसकी सीधे हिस्से को कहते हैं, जो कि हाई पिच साउंड देता है। उसके बाद क्या कहते हैं, हार्ट है, लंग है, एब्डोमेन है, ये सारी की सारी लो पिच साउंड आपको देती है। असेसमेंट टेक्निक, सेटिंग एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट। टेक्निक में आपके पास जर्नल सर्वे आ जाता है, हैंड टू टो और सिस्टम अप्रोच आ जाती है, मिनिमम एक्सपोजर आ जाता है, एरियाज टू विच टू बी असेस, और वो एरिया जो कि आपने असेस करना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, पहले वाला आपके पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स को एक्सेस करना, वो भी शामिल हो जाता है। अगर कंपोनेंट्स जो है वो जर्नल सर्वे की हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्लास, अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। इज देयर एनी क्वेरी? स्लाइड्स आपको जो है वो मिल जाएंगी, स्लाइड्स की आप परेशानी ना लें, इसीलिए मैंने सिर्फ ऑस्कल्टेशन तक आज रखा, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे भी स्लो चल रहा है, शायद वेदर की वजह से, लेकिन यह कि ये ठीक हो जाएगा। अब मेरे से आप क्वेश्चन करें ताकि जो है वो मुझे पता चले कितने लोग प्रेजेंट है, कितनों को लेक्चर की समझ आई है। शाबाश, जल्दी से।